हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपको संप्रेक्षण का अर्थ बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डाल लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस समझाऊंगी और साथ ही उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करूंगी जो इस साल आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी है बहुत ज़्यादा। देखिए MHD 7 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही मैं MHD 7 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो मैं आगे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। तो ये हमारी सबसे पहली वीडियो है जो MHD 7 का फर्स्ट चैप्टर है, मास्टर्स इन हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। तो संप्रेक्षण क्या है, संप्रेक्षण का स्वरूप क्या है, संप्रेक्षण साधना क्या होती है और संप्रेक्षण का तकनीकी पक्ष क्या होता है, अगर तकनीकी खामियां आती हैं तो उससे क्या असर पड़ता है, संप्रेक्षण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, संप्रेक्षण के जो बढ़ते चरण जैसे द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज, संचार, यह संप्रेक्षण संचार में जो अंतर संबंध है वो क्या है, और भाषा शिक्षण में संप्रेषण का उपागम मतलब अप्रोच क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं और जीवन के विभिन्न संदर्भों में सभी मानव संप्रेषण करते हैं। भाषा का एक आंतरिक पक्ष है। भाषा जो है एक आंतरिक, भाषा को कहा गया है भाषा एक आंतरिक पक्ष है। भाषा एक रचना है और भाषा का व्याकरणिक रचना मन के जटिल भावों को एक दूसरों पर प्रकट करने में सहायक होता है। ये सारी चीजें ऐसे बताई गई हैं। और उसके बाद ये तो प्रस्तावना थी, हम मेनली आते हैं संप्रेक्षण पे। संप्रेक्षण क्या होता है? तो संप्रेक्षण एक परस्पर क्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेक्षण करता है, दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है। यानी एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है संदेश को भेजता है तो दूसरा उसको ग्रहण करता है, उसको समझता है ना। संप्रेक्षण यानी दोनों तरफ से होता है, दो पक्ष होना आवश्यक होता है संप्रेक्षण के लिए। संप्रेक्षण हर जीवित प्राणी का गुणधर्म है, यानी सभी संप्रेक्षण करते हैं, सभी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे चींटी गंध द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार और खाद्य पदार्थ या शत्रु का संदेश देती है, मधुमक्खियां अपने साथियों को नाच द्वारा संदेश संप्रेषित करती है ना। तो जैसे किसी एक चींटी को ना गंध आती है मिठास की, तो वो अपने सारे जो साथी होते हैं उनको बुला लाती है। फिर एकदम से हम देखते हैं कि उस मिठास पर ना सारा चींटियों का झुंड आ जाता है। तो क्या है, वो ऐसे तो सारी चींटियां आ नहीं गई कि सबको उसकी गंध आ गई, नहीं, किसी एक को आई और फिर उसने क्या किया, बाकी सबको बताया, उसके बारे में कम्युनिकेट किया, संप्रेषित किया वो संदेश, और उसके बाद फिर वो सारे आ गए। इसी तरह मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी आई, ठीक है, फिर उसने ये देखा और फिर उसने अपने बाकी साथियों को भी नाच नाच के बता दिया। इस प्रकार उसके बाकी साथी पे आकर ढेर सारा मधुमक्खियों का झुंड में दिखाई देता है। घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, लेकिन उनका संप्रेषण तथ्य और परिवेश और काल की दृष्टि से सीमित होता है। उनके मुकाबले मनुष्य की भाषा बसे उन्नत जटिल संप्रेषण व्यवस्था है जो काल परिवेश की सीमाओं से बाहर जटिल से जटिल विषयों के प्रतिपादन में सक्षम है। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, जैसे जानवर जो होते हैं वो भी संप्रेषण करते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन की, इंसानों की बात करें तो इंसानों का संप्रेषण जटिल होता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इन जटिल विषयों का संप्रेषण मानव जो होता है वो ज़्यादा आसानी से कर पाता है। ठीक है, मानव के संप्रेषण के संदर्भ में दो पहलू, मतलब दो बातें कही गई। मनुष्य दो प्रकार से संप्रेषण करता है, एक तो लिखित रूप से और दूसरा मौखिक रूप से, है ना। तो दो रूप से आपने बचपन में भी हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। और उसके बाद क्या होता है, उन संप्रेषण व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण मानवों की भाषा है। यानी सबसे अच्छा जो संप्रेषण माना जाता है क्योंकि वो प्रॉपर हाव भाव, लिखित और मौखिक हर तरह से संप्रेषण करने में सक्षम होता है। और अगर भाषा की बात करें ना तो संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम होता है, यानी भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण, संकेतों के माध्यम से अभी हम संप्रेषण करते हैं, लेकिन भाषा के माध्यम से हम बहुत अच्छे से एकदम उन्नत रूप में संप्रेषण कर पाते हैं। और भाषा जो होती है विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, इस तरह
हम क्या इस प्रकार पारस्परिक व्यवहार का माध्यम जो भी हो, पत्र लेखन, रेडियो प्रसारण, टेलीफोन पर बातचीत या उसका स्वरूप जो भी हो, लेखन, बातचीत, संकेत, हाव भाव, कुल मिलाकर संदेश संप्रेषण ही हमारा प्रमुख ध्येय है। इस तरह संप्रेषण का केंद्र बिंदु संदेश है। यानी कि क्या होता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो लेखन के द्वारा हम बातचीत करते हैं, हाव भाव संकेतों से बात करते हैं, और पत्र लेखन, रेडियो, टेलीविज़न प्रसारण द्वारा भी हम बात करते हैं। और इसमें हम डिपेंड करता है कि हम हमारा जो श्रोता है वो वर्ग कौन सा है, मतलब हम जन संचार कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को संदेश भेज रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम माध्यम भी चुनते हैं, है ना। पत्र लेखन के माध्यम से हम पर्टिकुलर एक पर्सन को संदेश भेजते हैं, रेडियो के माध्यम से हम बड़े स्तर पे संप्रेषण करते हैं, है ना, तो वो हो गया। व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सम्मेलन आयोजित करते हैं तो उसमें एक बड़ा वर्ग होता है हम जिसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो ये सभी संप्रेषण के तरीके हैं। संप्रेषण का स्वरूप, संप्रेषण के जो स्वरूप होते हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में भाषा के उपयोग के सभी संदर्भ संप्रेषण के संदर्भ हैं। इस दृष्टि से भाषा और संप्रेषण की अभिन्नता दिखाई देती है। इस अभिन्नता का कारण दोनों के स्वरूप की विशेषता है। भाषा ध्वनि, लिपि आदि बाह्य तत्वों से निर्मित व्यवस्था है जिसमें उन तत्वों का काम केवल भाषिक तत्वों को पहुंचाना है। भाषा की व्यवस्था वह चैनल है जो अर्थ का वहन करता है। यानी कि इसमें क्या बोला है, भाषा जो होती है उसमें ध्वनि होती है, लिपि होती है ना, ये बाह्य तत्व से निर्मित होती है भाषा, और उसका मुख्य काम क्या होता है, संदेश को पहुंचाना, ठीक है। और वो चैनल भाषा की व्यवस्था वो चैनल होती है जो क्या होते हैं, भाषा जब दूसरे तक पहुंचती है तो वो व्यक्ति जब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं करता तब तक वो भाषा व्यर्थ है ना। तो मतलब जो भी उसने बोला उसको वो समझ में आए तभी वो ठीक है। जैसे सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है और जो उसके एक पर्सन इंग्लिश में बोल रहा है, उसके सामने वाला उसको वो आती ही नहीं, उसका अर्थ ही नहीं ग्रहण कर पा रहा, तो वो संप्रेषण असफल हो जाएगा, है ना। भाषा द्वारा संप्रेषित अर्थ वह संदेश है जो वक्ता भाषा के माध्यम से दूसरे श्रोता तक पहुंचाता है। संप्रेषण में भी समान स्थिति है जिसे निम्न प्रकार से एक आरेख से दिखा सकते हैं। जैसे एक वक्ता होता है और फिर एक माध्यम होता है, किसी भी माध्यम से वो अपना संदेश संप्रेषित करता है, चाहे लिखित रूप में कागज पर लिख कर दे, चाहे जैसा दे, और श्रोता तक वो संदेश पहुंचता है। वक्ता और श्रोता संदेश संप्रेषण के लिए संप्रेषण भाषा का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण के इन आयामों की विशिष्ट चर्चा 3 विशिष्ट अध्याय में की गई है। यानी भाषा संप्रेषण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं, एक भाषिक पक्ष होता है, एक भौतिक पक्ष होता है, एक सामाजिक पक्ष होता है। ठीक से तैयार ना किया गया भाषाविद नौकरी पाने, जैसे क्या होता है, एक भाषिक पक्ष की बात किया जाए तो जिसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है, और भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझते हैं आदि इसके विषय क्षेत्र में आते हैं। अच्छा संप्रेषण वक्ता को अपने लक्ष्य की सिद्धि में मदद करता है। अगर आप किसी प्रयोजन वे किसी को पत्र लिखे लेकिन अपना अभिष्ट अर्थ संप्रेषित ना कर पाए तो पत्र लिखने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। खराब विज्ञापन बिक्री में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। यानी कि ये हो गया कि जब आप किसी भाषा के माध्यम से अपना संदेश संप्रेषित कर रहे हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, या फिर ठीक से वो बात जो आप बताना चाहते हो वो नहीं बता पा रहा, तो फिर ऐसे में आप ना मतलब आप जैसे आप अपना रिज्यूम लिखते हो, आपका रिज्यूम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो उससे क्या होता है आपको नौकरी पाने में मदद नहीं करता। वहीं पे क्या होता है कि आप भले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपके पास बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आप अपना रिज्यूम भी मतलब इतना अच्छा ना हो आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी आप अपना जो रिज्यूम है बहुत अट्रैक्टिव प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसे में आपको जॉब मिलना उसके थोड़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भाषिक पक्ष के अंदर आता है। इसी तरह संप्रेषण का एक भौतिक पक्ष होता है जिस अर्थ में हम भाषा में संचार शब्द का व्यवहार करते हैं, संचार चैनलों के माध्यम से होता है। अगर ये चैनल ठीक से काम ना करे तो संदेश सही ढंग से नहीं चलता है। भौतिक पक्ष होते हैं जैसे चैनल्स होते हैं टीवी चैनल्स में, जैसे या फिर इंटरनेट ठीक से ना चल रहा हो तो भौतिक जो पक्ष है उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा संदेश उसमें बाधाएं पहुंच जाती हैं, है ना। संदेश वहन कहाँ तक कारगर
दूसरी तरह हम यह भी अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों के आयोजन में हम किस प्रकार के संप्रेषण माध्यम का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे हमें ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन करना है, जैसे अभी कोविड के टाइम में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन होता था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी। अब जिस बच्चे का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वो प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपर अपनी क्लास के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें जिम्मेदार कौन है, भौतिक पक्ष उसके संप्रेषण में जो है वो जिम्मेदार ठहरता है। संप्रेषण का एक सामाजिक पक्ष होता है, भाषा के अर्थ पक्ष के समान ये भी है। और इस संप्रेषण के माध्यम से क्या संदेश देते हैं, सबसे प्रमुख संदेश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस पक्ष का विशेष महत्व है इसमें। जैसे एक ग्राहक होता है, वो बोलता है साबुन है, तो ग्राहक दुकानदार से बोलेगा ना कि साबुन है, तो दुकानदार ने कहा हाँ है, वो बोलता है एक दीजिए। तो इस तरह क्या होता है कि थर्ड पर्सन को भले उनकी बात ना समझ में आए, या फिर किसी और जगह पर अगर ग्राहक होता है तो वो उससे थोड़ा ना बोलता है, मेडिकल स्टोर पे होता है तो वो थोड़े बोलता है साबुन है। यहाँ पे क्या है, वो दुकानदार के सामने, उसको पता है दुकानदार के पास ये सारी चीज़ें होती हैं और उस दुकान पे ये सामान मिलेगा, तो उसने बोला, डायरेक्ट बोला साबुन है, और उसने कहा हाँ है, वो कहता है एक दीजिए। अब उसके पास ये जाके थोड़ा ना बोलेगा कि हेलो आप कैसे हैं और बताएं, नहीं, उसे जो काम था उसने संप्रेषित किया, उसने उसकी आवश्यकताओं को समझ लिया और वो लेकर चला है। तो इसे सामाजिक पक्ष कहते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पक्ष का विशेष महत्व होता है ना। और मनुष्य का भाषा के माध्यम से संप्रेषण से कहीं व्यापक है, अत्यंत जटिल है। हम भाषा के माध्यम से अपेक्षित व्यवहार ही नहीं व्यक्त करते, बल्कि श्रोता के साथ अपने संबंधों को भी प्रकट करते हैं। संस्कृत और चलिए, और उसके संप्रेषण साधना क्या है। संप्रेषण, इसके दो प्रमुख पात्र हैं, वक्ता और श्रोता। जब तक दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता ना हो, सफल संप्रेषण नहीं हो सकता। यानी श्रोता और वक्ता दोनों क्या है, दोनों के बीच में सफल संप्रेषण होना चाहिए। सफल संप्रेषण का एक आधार भाषाई दक्षता है, यानी भाषा उसको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वक्ता को संदर्भ के अनुसार उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए और विचारों का तार्किक क्रम, वक्ता के कथन के संदर्भ में सही प्रतिक्रिया, अपने वक्तव्य के संदर्भ में अपने भावों को यथोचित ढंग से व्यक्त करने के लिए सही शब्दावली, उपयुक्त भावभंगिमा का प्रदर्शन, वक्तव्य की स्पष्टता आदि विशेषताएं संप्रेषण को प्रभावपूर्ण बनाती है। यानी कि संप्रेषण जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो वक्ता है वो सही भाषा, उचित भाषा का प्रयोग करे, तार्किक वे में करे, है ना। और क्या बोलते हैं, मनोभाव का यथोचित ढंग से अपनी भावभंगिमा जो है, और ठीक है, उस वे में करे। मतलब जब वो बोले, एक ही बात को बोलने के दो तरीके होते हैं कि मतलब एक बहुत गुस्से में जब इंसान बोल रहा है तो उस बात का नेगेटिव वे में निकलता है, वहीं पे एक बहुत प्यार से वो सेम बात को बोल रहा है तो वो अलग निकलता है। तो श्रोता और वक्ता क्या होते हैं कि दोनों ही उचित वे में जब बात करते हैं तो, और वो उन दोनों का भाषाई जो दक्षता होती है वो समान होती है, तो ऐसे में क्या होता है, संप्रेषण को आसानी से सफल हो जाता है संप्रेषण, है ना। संप्रेषण का दूसरा पहलू है कि हम जाने की संदेश अभीष्ट रूप से श्रोता तक पहुंच गया या नहीं, है ना। जब संप्रेषित कर दिया जाता है एकदम अच्छे ढंग से, वक्तव्य भी स्पष्ट होते हैं, तो तुतलाकर नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो और शब्दावली भी बिल्कुल उचित प्रयोग की जा रही है, तो उसका सेकंड स्टेप यही आता है कि क्या श्रोता तक वो संदेश पहुंच गया या नहीं पहुंचा, है ना। जैसे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो खामखा नाराज हो गए, ऐसे शब्द लोग यूज करते हैं। तो यानी कि क्या होता है कि उसने जो संप्रेषित किया वक्ता ने, श्रोता ने उसको गलत वे में ले लिया, और ऐसे में फिर वो वक्ता को दोबारा से अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में दोनों संप्रेषण के माध्यम को संप्रेषण के चैनल को साधना कहते हैं, है ना। यानी कि जो वो तरीका अपना रहा है, वो तरीका उसमें भाषाई दक्षता हो, वो उसी मनोभाव भावभंगिमा से कहे, जिस भावभंगिमा से वो श्रोता वक्ता कह रहा है उसी वे में उसको श्रोता समझे। तो ऐसे शब्द जैसे अरे आप तो खामखा नाराज हो गए, ऐसी चीज यूज करनी नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये सारी चीजें क्या होती है, दोबारा से अपनी बात को समझाना, है ना। चलिए,
तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे भाषा का तकनीकी पक्ष। शुद्ध उच्चारण, सही लेखन, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत वाक्यों की रचना संप्रेषण के लिए आवश्यक है। यानी ये संप्रेषण के तकनीकी पक्षों में आते हैं। संप्रेषण को समझने के लिए कोड शब्द को समझना आवश्यक होता है। सही कोड का प्रयोग करे जाए तो तकनीकी पक्ष सफल रहता है ना। जैसे और तकनीकी पक्ष में दो बाधाएं आती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होता है माध्यम का, माध्यम जो होता है मीडियम, उसमें प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोड में प्रॉब्लम आ जाए। जैसे व्यवधान तो को जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दो व्यक्ति भरे बाजार में खड़े हो बात कर रहे हो तो एक दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि चारों ओर शोरगुल का वातावरण है, हालांकि उनके कोड में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये माध्यम का दोष है ना। दूसरी वर्तनी दोष हो सकती है, वाक्य रचना दोष हो सकती है, वो ठीक से स्कूल को स्कूल कह रहा है वो समझ नहीं पा रहा, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल कह रहा है, मतलब इस वे में कह रहा है कि उस कोड में उच्चारण वाक्य रचना में गलत है। तो ऐसे में क्या है कि कोड नॉइस उसे कहते हैं, है ना, कि कोड का व्यवधान है ना। ये तकनीकी पक्ष के व्यवधान के बारे में आपने समझ लिया। अब संप्रेषण का सामाजिक पक्ष परिप्रेक्ष्य समझते हैं। जनजातियों की भाषाएं भले कहते हैं कि अविकसित है, लेकिन एक्चुअल में वो अविकसित नहीं होती हैं, है ना। ये भ्रमपूर्ण कथन है। हम संप्रेषण के संदर्भ में जानते हैं कि हर भाषा अपने में पूरी तरह संपूर्ण होती है, स्वायत्त संपूर्ण व्यवस्था होती है। यह भी हम जानते हैं कि भाषा एक कोड है, उसका संकोडीकरण और विकोडीकरण में निश्चित व्यवस्था होती है। अगर कोड नियमबद्ध ना हो तो किसी भी भाषा में संप्रेषण संभव नहीं हो सकता। विकसित भाषा में जनजातियों की अविकसित भाषाओं में अंतर व्याकरणिक व्यवस्था के कारण नहीं बल्कि संप्रेषण के अन्य साधनों के कारण है। विकसित भाषा में और जनजातियों की अविकसित भाषाओं में अंतर व्याकरणिक व्यवस्था के कारण नहीं बल्कि संप्रेषण के अन्य साधनों के कारण है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो देखिए कोई ये गलत है कि जो जनजातियाँ होती हैं उनकी भाषाएं क्या हैं कि अविकसित है। एक्चुअल में उनकी भाषा, कोई भी भाषा हो वो अपने में पूर्ण होती है और किसी भाषा में किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो वो व्याकरण के कारण नहीं होता है। ठीक है, हम जानते हैं भाषा एक कोड है, उसका संकोडीकरण विकोडीकरण में निश्चित व्यवस्था होती है। अगर कोड नियमबद्ध ना हो तो भाषा में संप्रेषण की संभावना नहीं हो सकती। विकसित भाषाओं में और जनजातियों की भाषाओं में अंतर व्याकरण व्यवस्था के कारण नहीं है बल्कि संप्रेषण के अन्य साधनों के कारण है। ठीक है, तो जो जनजातियों की भाषा होती है और विकसित भाषा होती है दोनों में अंतर सिर्फ व्याकरण व्यवस्था के कारण नहीं मान सकते, बाकी अन्य साधनों के कारण उसमें अंतर देखने को हमें मिलता है। क्योंकि जो उनकी भाषाएं कहा जाता है उनकी व्याकरण भाषा में व्याकरण नहीं होता तो उस वजह से वो अंतर नहीं होता है, अन्य साधन होते हैं उसके। विकसित भाषाओं में हम भाषा के परिमार्जन की योजना बनाते हैं। भाषा में काम करने के लिए सहायक संदर्भ ग्रंथ और साधन जुटाते हैं। समाज भाषा वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कोड विस्तार की संज्ञा देते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि जो एक विकसित भाषा होती है उसमें क्या होती है, उसमें व्याकरण होती है, उसमें डिक्शनरी होती है, उसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसे कोड विस्तार कहते हैं। जैसे सहायक सामग्री में हम शब्दकोश व्याकरण आदि संदर्भ ग्रंथों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। विकसित मौखिक भाषाओं के अंतर कोड व्यवस्था के कारण नहीं बल्कि कोड विस्तार की प्रक्रिया के कारण है। ठीक है, और जो मौखिक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखित भाषाएं जो होती हैं उसमें व्याकरण की व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं होता बल्कि जो कोड विस्तार, क्योंकि उसमें ये डिफरेंट टाइप्स के व्याकरण और शब्दकोश ऐसे जो चीज़ें होती है ना वो कोड विस्तार इनका किया जाता है, उसके वजह से उसमें डिफरेंस पाया जाता है। जिन भाषाओं को हम विकसित कहते हैं उनमें विविध विषयों में काम करने की क्षमता कम होती है। संक्षेप में जनजातियों की भाषाएं उनकी अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है लेकिन व्यापक वैश्विक ज्ञान अर्जन के लिए उसकी क्षमता कम है। क्योंकि जो विकसित भाषाएं होती हैं वो सभी लोग जानते हैं, उसका प्रचार बड़े स्तर पे होता है तो उसमें क्या होता है कि व्यावसायिक काम भी किए जा सकते हैं, व्यापक वैश्विक स्तर पर किया जा सकता है। और वहीं पे जनजातियों की भाषा होती है वो सीमित होती है और सिर्फ संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है।
चलिए, उसके बाद संप्रेक्षण के बढ़ते चरण की बात करें तो प्रारंभिक युगों में संप्रेक्षण जो था सिर्फ व्यक्तिगत संपर्क तक ही रखा जाता था। फिर मानव संस्कृति के विकास के साथ धीरे धीरे संप्रेक्षण भी बढ़ता गया। लेखन के साथ शुरुआत हुई और काल समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते सूचना संचार साधनों के विकास के साथ संप्रेक्षण भी बढ़ता गया और फिर इंटरनेट का विकास हो गया। फिर इस प्रकार आज कंप्यूटर के कारण संप्रेषण अभूतपूर्व क्रांति आ गई है। और सूचना समाज जो है उसका पहला मतलब संप्रेषण का पहला इंफॉर्मेशन सोसाइटी की वजह से संप्रेषण और बढ़ा है। सभ्यता के आरंभ से अब तक के मनुष्य के इतिहास का वर्णन करते हुए उन्हें 3 विशिष्ट युगों में बांटा जा सकता है। एक तो कृषि प्रधान युग, फिर औद्योगिक युग, फिर सूचना युग, है ना। तो सूचना युग ने कृषि युग और औद्योगिक युग में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। उसके बाद इस सूचना समाज के क्रांतिकारी अभूतपूर्व आविर्भाव यानी आरंभ में 2 प्रमुख कारक तत्व हैं। कंप्यूटर जो सूचनाओं के कच्चे माल को ग्रहण करता संसाधित कर उसे उपभोक्ताओं लायक ज्ञान में बदलकर प्रस्तुत करता है। दूसरा उपग्रह संचार आदि संचार के उन्नत तरीके जो उस ज्ञान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाते हैं। दूरसंचार में भी अभूतपूर्व क्रांति हुई है। लोग अपने जेब में मोबाइल फ़ोन लेकर चलते हैं, मानो वे अपनी टेलीफोन एक्सचेंज के साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक फ़ोन के माध्यम से सभी लोग पूरा विश्व जुड़ा रहता है। इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से वाणिज्यिक, व्यापार, प्रशासन, प्रबंधन, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में संचार के क्रांतिकारी जो ये प्रगति हुई है उसके कारण संप्रेषण और ज़्यादा आसान हो गया है। अब संचार क्या है? संचार यानी कम्युनिकेशन होता है और एक दूसरे से संदेशों का आदान करते हैं, उसे संचार कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से हम संचार करते हैं। और दूरसंचार क्या होता है? दूरसंचार कई माध्यम में दूरसंचार होता है जिसमें संप्रेषण की स्थिति के अतिरिक्त हम टेलीफोन आदि की सहायता से दूर तक संप्रेषण करते हैं। दूरसंचार कहता है टेलीफोन, टेलीप्रिंटिंग आदि। और जनसंचार वही होता है संचार का वो माध्यम जिसमें व्यक्तिगत संप्रेषण में एक व्यक्ति से संप्रेषण करते हैं, बल्कि इसमें अति विकसित और बड़े स्तर पर संप्रेषण करता है और एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज होता है उसका, पूरे समाज में उसका प्रसारण होता है ना, टेलीविज़न, पत्रकारिता आदि के माध्यम से। अब संप्रेषण संचार में यही अंतर है कि संप्रेषण जैसे सिनेमा, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं केवल जनसंचार का माध्यम है, समाज ही उनके संदेश का निर्धारण करता है। आजकल भारत में भक्ति, साधना, व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का बढ़ता मार्केट है। इसकी तुलना में यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि पश्चिम के समाज में संघर्ष करके यौन स्वच्छता की पत्रिकाओं के प्रकाशन की स्वतंत्रता हासिल की है। इस तरह हम संचार माध्यमों से किस संदेश का संप्रेषण कर रहे हैं या करना चाहते हैं समाज सापेक्ष होते हैं। यानी कि संचार संप्रेषण में बेसिकली ये अंतर हम देख सकते हैं कि संचार माध्यमों का प्रयोग करके हम अपना संदेश तो पहुंचाते हैं, लेकिन हम किस चीज़ को कैसे पहुंचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को किस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं, वो समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देख के उसमें हम वैसा संदेश पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम विदेशी संस्कृति का प्रचार हमारे समाज में हो रहा है तो उसमें हम विदेशी कार्यक्रमों में सेंसर लगा के, काट छांट प्रतिबंध लगा के उसको रोक सकते हैं, संप्रेषित करने से रोक सकते हैं। और क्या बोलते हैं, या तो लोगों में अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि हाँ, विदेशी संस्कृति को सिर्फ विदेशी मानकर ही ग्रहण किया जाए, अपनी संस्कृति का नाता जोड़े रखें। अब संप्रेषण के उपागम क्या होते हैं? संप्रेषण शिक्षण का उपागम यह मानकर चलता है भाषा मूलतः संप्रेषण की वस्तु है। यानी कि संप्रेषण क्या है, मूलतः क्या है, उसका मेन सिर्फ पर्पस यही होता है कि वो संदेश को क्या करे, संप्रेषित करे, भाषा को संप्रेषित करे। यही उसकी मेनली अप्रोच वो लेकर चलता है। इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पस। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। आप मेरे इसमें से देखकर आप भी अपने बुक में निशान लगा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। जब तक आप खुद एक बार नहीं पढ़ेंगे, रफ रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा जब आप स्वयं एक बार इसको रीडिंग करेंगे। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद खुद से अपने हाथों से इस पर क्या कीजिए, निशान लगाइए, दोबारा पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।